जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। 13 जनवरी 2026। यह तारीख आपको सामान्य लग सकती है, लेकिन भारतीय उच्च शिक्षा के इतिहास में यह एक ऐसी तारीख बन सकती है जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के लिए न्याय पाने की लड़ाई की दिशा बदल दी हो। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसी दिन एक अधिसूचना जारी की। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। नाम सुनने से बेहद उदारवादी लगता है ना। इक्विटी मतलब समानता, न्याय और समावेशिता, लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर उतरते हैं एक ऐसी खाई दिखती है जो न केवल संवैधानिक है बल्कि राजनीतिक भी है। आज के इस विश्लेषण में हम इस नए नियम को परखेंगे, न केवल कानूनी धाराओं के आधार पर बल्कि उस व्यवहारिक यथार्थ में जहां एक दलित छात्र है अपने प्रोफेसर के भेदभाव का सामना करता है। क्या यह नियम उसकी मदद करेगा या उसे एक ऐसे प्रशासनिक भंवर में धकेल देगा जहां से निकलना मुश्किल होगा। यह वीडियो सिर्फ समाचार नहीं है बल्कि यह एक चेतावनी हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझें कि यह नियम क्या है। यूजीसी के मुताबिक अब हर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय सभी को एक इक्विटी कमेटी गठित करनी होगी। उस इक्विटी कमेटी की विशेषताओं में पहला तो यह कि टाइम बाउंड प्रोसेस है। अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी का छात्र या शिक्षक शिकायत करता है, उदाहरण के लिए किसी प्रोफेसर ने जाति सूचक टिप्पणी की या हॉस्टल में भेदभाव हुआ, तो यह कमेटी 24 घंटे के भीतर में बैठक करेगी। दूसरा कि इस कमेटी में विशेष शिक्षक भी होंगे। कमेटी में कम से कम एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी शिक्षक अनिवार्य रूप से होंगे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी 50% अनिवार्य है। तीसरा यह कि इस पर तत्काल कार्रवाई करनी है। अगर मामला प्रथम दृष्टया आपराधिक लगता है तो इसे तुरंत पुलिस को रेफर करना होगा। और चौथा, अन्याय को रोकथाम करने का तंत्र लगता है। विश्वविद्यालय को इक्विटी स्क्वाड बनाना होगा जो कैंपस में गश्त करेगी और भेदभाव रोकने के उपाय करेगी। यह सब नियम में अंकित है। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। एक मजबूत तंत्र, त्वरित न्याय, महिलाओं और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व। लेकिन हकीकत की अगर हम बात करें तो इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी सत्ता कोई रक्षक बनकर आती है तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि क्या वह रक्षक वास्तव में एक जेलर तो नहीं। यहाँ पर एक गंभीर कानूनी और वास्तविक संघर्ष है जिसे यूजीसी के दस्तावेज में खूबसूरती से छिपा दिया गया है। आपको याद होना चाहिए कि एससी और एसटी के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत का एक बेहद सख्त कानून है। इसे अक्सर एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं। इसके तहत अगर किसी एससी या एसटी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव या अत्याचार होता है तो वह सीधे पुलिस थाने जा सकता है और एफआईआर दर्ज करा सकता है। इसमें कोई फिल्टर नहीं है, कोई मध्यस्थ नहीं है। लेकिन यूजीसी का नया नियम एक पैरेलल सिस्टम बना रहा है। आप एक स्थिति की कल्पना करें कि कोई राहुल जो एक दलित छात्र है और पीएचडी कर रहा है, वह अपने गाइड प्रोफेसर शर्मा के पास जाता है। प्रोफेसर शर्मा उसे कहते हैं कि तुम लोगों को पीएचडी नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी जगह तो नाली साफ करने की है। अब पहले राहुल के पास एक ही रास्ता था, सीधे पुलिस थाना जाकर एससी एसटी एक्ट के तहत एफआईआर। प्रोफेसर शर्मा को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था, जांच शुरू होती और न्यायिक प्रक्रिया चलती। लेकिन अब यूजीसी के नए नियम के तहत राहुल के सामने एक विकल्प होगा, या यूं कहिए कि एक दबाव होगा कि पहले विश्वविद्यालय की इक्विटी कमेटी में जाएं। वह सोचेगा कि पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में सुलझ जाता है तो अच्छा है ना। बाहर जाकर एफआईआर करोगे तो बदनामी होगी, तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी, डिग्री खतरे में पड़ जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? कमेंट में आप जानकारी ज़रूर दे सकते हैं।
अब यदि आप इनके शब्दों की तरफ जाएं तो कहता है कि प्रथम दृष्टया यह निर्णय कौन करेगा? इक्विटी कमेटी। और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन है? खुद विश्वविद्यालय का कुलपति या प्रिंसिपल। अब सोचिए, कुलपति एक प्रोफेसर को आपराधिक घोषित करने का जोखिम उठाएगा, क्योंकि वैसा करने से विश्वविद्यालय की रैंकिंग प्रभावित होगी, साथ ही NCC यानी कि नैक का मूल्यांकन भी खराब होगा और मीडिया में बदनामी, जिससे बवाल और बढ़ेगा। या ऐसे मामलों को आंतरिक मामला बताकर मिसअंडरस्टैंडिंग या माफ़ी मांगकर रफा दफा करना चाहेगा। ऐतिहासिक सबूत तो कहते हैं कि सवन लोग रफा दफा ही करेंगे। यहीं पर हमें समझना है कि यही वह जाल है। कानूनी रूप से राहुल अब भी FIR कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उस पर दबाव होगा कि पहले सिस्टम को मौका दो। और जब तक यह प्रक्रिया पूरी होगी, 24 घंटे की बैठक, फिर जांच, फिर प्रथम दृष्टया का निर्णय, तब तक सबूत मिटाए जा सकते हैं, गवाहों को धमकाया जा सकता है या पीड़ित को ही समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। फिर भी SC ST और दलित तबके के लोग इस कानून के आने से खुश हैं। मुझे नहीं पता खुश होना भी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा संदेह इस कानून पर तो है ही। हमें रक्षक बोलकर जेलर के यहाँ भेजा जा रहा है। हमें यह भी समझना जरूरी है कि यह कानून SC ST एक्ट को निरस्त नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, डाइल्यूट जरूर कर रहा है, क्योंकि यह न्याय में एक अतिरिक्त गेटकीपर बैठा रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह एक राजनीतिक रणनीति है? देखिए, इस नियम को बीजेपी की शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का विस्तार ही माना जा सकता है। UGC अब पूरी तरह सरकार के प्रभाव में है, कह सकते हैं अधीन में है। और यह देखना मुश्किल नहीं कि हाल के वर्षों में कई विश्वविद्यालयों में RSS के विचारधारा से जुड़े लोगों की नियुक्तियां हुई है। यह सिर्फ साजिश का आरोप नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिणाम की बात है। जब आप एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जहां निर्णयकर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन है, जो स्वाभाविक तौर पर बदनामी नहीं चाहेगा, जहां सुलह को बढ़ावा दिया जाता है और जहां पुलिस कार्रवाई को अंतिम विकल्प बनाया जाता है, तो आप अनजाने में ही सही उन तत्वों को पैदा पहुंचा रहे हैं जो जातिगत भेदभाव को बचाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं। इसी समय इस कानून का आना चुनावी गणित की ओर इशारा कर रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पिछड़ों को रिझाने की रणनीति हो सकती है। आपको गौर करना होगा कि DMK या TMC जैसी पार्टियां SC ST और OBC वोट बैंक पर निर्भर है। अगर भाजपा केंद्र सरकार के माध्यम से ऐसा दिखा सके कि हमने तो सख्त नियम बना दिए हैं, अब न्याय मिलेगा, तो यह एक राजनीतिक संदेश है कि हम पिछड़ों की चिंता करते हैं और पिछले 11 सालों में यही चिंता के नाम पर वोट मिलता रहा, सत्ता बनी रही। लेकिन इस धोखे को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि नियम जरूर मजबूत दिखता है, लेकिन करता कमज़ोर है। इसे हम दिखावटी उदारवाद कह सकते हैं। इस बीच वकील विनीत जिंदल ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि यह नियम आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि नियम में जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भेदभाव जो केवल SC ST और OBC समुदायों के सदस्यों के साथ जाति या जनजाति के आधार पर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सवर्ण छात्र, मान लीजिए एक ब्राह्मण छात्र, कहे कि उसे उसकी जाति के कारण डिस्क्रिमिनेटरी टिप्पणी का सामना करना पड़ा, जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में ब्राह्मण बनिया मुर्दाबाद आदि के नारे हम लोग सुनते हैं, तो वह इस विशिष्ट जाति आधारित भेदभाव की श्रेणी में शिकायत नहीं कर सकता। वह सामान्य भेदभाव की शिकायत कर सकता है, लेकिन इस विशेष इक्विटी कमेटी के तहत नहीं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दलित के लिए बनी है। उनका सवाल यही है कि क्या यह उचित है? यह एक कठिन न्यायिक सवाल है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट का उद्देश्य ऐतिहासिक उत्पीड़न को देखते हुए बनाया गया था, जो दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ हुआ है।
लेकिन क्या कानून उसका उल्टा भेदभाव की अनुमति दे सकता है, मतलब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति दे सकता है? सवर्णों का विरोध इसीलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस नियम से उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा सकता है। और राजनीतिक रूप से समझें तो सवर्णों को भी इस नियम के बारे बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वे लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ों को हमेशा दबा कर रखना चाहते हैं और उन पर हो रहे अत्याचार पर ये लोग खुश होते हैं। अभी विस्तार से वे लोग भी इस नियम को नहीं समझ रहे हैं कि इस नियम के बनने से SC, ST और OBC एक अलग ही जाल में फंसने जा रहे हैं। इस नियम का फ़ायदा व्यवहारिक रूप से सवर्णों को ही मिलेगा, इसका अंदाज़ा अंधभक्त सवर्णों को भी नहीं है, इसीलिए वे लोग भी विरोध कर रहे हैं। कुछ दिनों में यह खबर भी हमें सुनने को मिल सकती है कि कई सारे सवर्णों ने मामला वापस ले लिया। लेकिन यहाँ आपको एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि जो SC ST एक्ट 1989 में प्रोटेक्शन है वह इस UGC नियम में नहीं है। यह नियम एक नई परिभाषा बना रहा है जो संभवतः संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत स्पेशल प्रोविज़न को लेकर विवादास्पद है। मैं अपना विश्लेषण आपको फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि इस नियम से दलित, आदिवासी और पिछड़ों के मामलों को ठंडे बस्ते में डालने की रणनीति है। और मेरा विश्लेषण है कि नीयत ऐसी हो भी या ना हो, लेकिन परिणाम तो ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कई लोग मेरी इस बात पर सहमत होंगे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला का मामला को देखिए, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेक मामले। जब विश्वविद्यालय प्रशासन को पता चलता है कि उनके खिलाफ SC ST एक्ट लग सकता है तो वे प्रक्रिया को लंबा खींचते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं या पीड़ित को मेंटल प्रेशर देते हैं। अब UGC ने उन्हें एक और औजार दे दिया है। इंतज़ार करो, इक्विटी कमेटी यह तय करेगी कि यह मामला पुलिस के योग्य है या नहीं। यह न्यायिक स्वतंत्रता का हनन है। न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि पीड़ित के पास बिना किसी दबाव, बिना किसी गेटकीपर सीधे न्यायपालिका या पुलिस तक पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन, जो अक्सर पीड़ित नहीं बल्कि आरोपी प्रोफेसरों का रक्षक होता है, अब ये तय करेगा कि FIR होनी चाहिए या नहीं। आप यहाँ पर हितों का टकराव स्पष्ट देख रहे हैं और इसलिए भले ही नियम बनाने वालों की नीयत अच्छी हो, यह व्यवस्था अत्याचारियों को ही बचाएगी और पीड़ितों को थकाएगी। आप थकना चाहते हैं या सीधे कार्रवाई, सवाल यह है। लेकिन बहस कुछ और ही हो रहा है। तो आखिर में एक सवाल, क्या करें? जितनी जानकारी अभी तक मैं दे पाया हूँ उसमें आपको क्या लगता है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जानकारी दें। यह नियम अभी सर्वोच्च न्यायालय की शरण में भी है। कई और जनहित याचिकाएं इसे चुनौती दे सकती है। हम न्यायालय से यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस अनिवार्य प्रक्रिया को वैकल्पिक विकल्प के रूप में बदलने का आदेश देगा, ताकि पीड़ित चाहे तो सीधे FIR कर सकते हैं, मतलब बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के ही। दूसरी बात, यह नियम हम सभी के लिए, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सवर्ण हो, बाएं से दाएं हो, यह वेकअप कॉल है। जब तक हमारे विश्वविद्यालय व्यवस्थाएं गैर पक्षपातपूर्ण नहीं होंगी, तब तक ऐसे नियम अंगुली पकड़कर न्याय दिलाने का दिखावा करेगी, असली न्याय नहीं। इन सब बहसों के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की ताकत को बचाए रखिए। कोई भी UGC का रेगुलेशन, कोई भी यूनिवर्सिटी का रूल उस संसदीय कानून से ऊपर नहीं हो सकता जो दशकों से संघर्ष करके बना है। अगर आप किसी विश्वविद्यालय से हैं तो इस इक्विटी कमेटी के गठन पर नज़र रखिए। अगर आप छात्र हैं तो यह जान लीजिए कि किसी ने भी आपको SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR से रोकने की कोशिश की तो वह खुद भी अपराधी है। न्याय एक प्रक्रिया नहीं, एक अधिकार है और इसे कोई कमेटी नहीं, केवल कानून दे सकता है। यदि आपको यह सब जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। सही जानकारी अपनों के बीच पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।